नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं भारत में चर्चा में वे जगहें जो बीते एक सप्ताह से थी और उन पर मानचित्र पर आधारित किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, उसी पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न में। हलारी गधे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हलारी गधा हलार क्षेत्र के अर्ध शुष्क परिदृश्य का मूल निवासी है जो गुजरात के जामनगर और द्वारका दोनों जिलों में पाया जाता है। दूसरा है हलारी गधों का दूध जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, अत्यधिक मूल्यवान है और स्थानीय समुदायों में मुख्य रूप से औषधि प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है हलारी गधों के भौगोलिक वितरण में गुजरात के तटीय और अंतर्देशीय अर्ध शुष्क क्षेत्र दोनों शामिल हैं। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा सही है, से या कौन सा कथनों में से। अब ये देखिए, केवल एक है, एक और दो है, ये दो और तीन है और एक और तीन है। अब यहां पे एक बार ध्यान से देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखिए, यह हलारी गधा है जिसके बारे में बात करने वाले हैं और भारत में अभी गधों की संख्या बढ़ी है। इस बारे में भी एक रिपोर्ट आई थी गुजरात में एक खास जगह से, संस्थान से। अब देखिए, हलारी गधा हलार क्षेत्र, यह कहां की बात हो रही है? यह गुजरात की ही बात हो रही है और जो मूल निवासी हैं गुजरात के जामनगर द्वारका दोनों जिलों में ये पाए जाते हैं। अब देखिए, हलार क्षेत्र में है गुजरात के और गुजरात और जामनगर दोनों में पाए जाते हैं। तो गुजरात का ये आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा गुजरात है, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। अब यहां पे देखिए, यहां पे यह बात कही है तीसरे वाले स्टेटमेंट में, गुजरात के तटीय और अंतर्देशीय अर्धशुष्क क्षेत्र दोनों में पाए जाते हैं। तो यह बात भी सही है, गुजरात में तटीय इलाकों में भी पाए जाते हैं, अर्धशुष्क क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं। तो यह बात सही है। तो पहला और तीसरा दोनों ही सही निकलता है। लेकिन दूसरा वाला जो कथन है जो कहता है कि मिठास के लिए जाना जाता है, यह बात भी सही है, लेकिन यह सही नहीं है कि इसका उपयोग औषधि प्रयोजनों के लिए होता है। तो ऐसे में दूसरा वाला गलत हो जाता है क्योंकि औषधि प्रयोजन के लिए नहीं होता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो डी यहां पे सही जवाब होगा। अब यहां पे देखिए, यह जो गधा है हलार क्षेत्र में गधों की सबसे खूबसूरत नस्लों में से एक है। ठीक है, तो यह बात तो तय है कि जो गधों में सबसे खूबसूरत जो नस्लों में से एक होता है यही होता है। उसके अलावा गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहां पर जो जामनगर और द्वारका जिला है, वहां पर जो अर्ध शुष्क परिदृश्य है, वहां पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो सवाल का जवाब तो मिल चुका है, लेकिन अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित प्रवासी पक्षियों के बारे में आप कथन देखिए और समझिए और बताइए कौन सा सही है। पहला देखिए, साइबेरियन क्रेन मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं और उन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर फ्लेमिंगो अपने जीवंत गुलाबी पंखों के लिए जाने जाते हैं और लेसर फ्लेमिंगो की आयुसीएन की स्थिति निकट संकटग्रस्त है। फिर तीसरा है, ग्रेट व्हाइट पेलिकल को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनकी आंखों के चारों ओर विशिष्ट गुलाबी त्वचा के पैच होते हैं। अब यहां पे जो प्रवासी पक्षी हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये जो साइबेरियन क्रेन है, फ्लेमिंगो है और ग्रेट व्हाइट पेलिकन है, ये है प्रवासी पक्षी जिनका आना भारत में भी होता है। और आना कहां पे होता है? भारतीय आर्द्र भूमियों में। लेकिन अभी बीते समय से कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि भारतीय आर्द्र भूमियों में जो बदलाव आ रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से या मानव गतिविधियों की वजह से, प्रत्यक्ष रूप से, इसकी वजह से इन प्रवासी पक्षियों का भारत के वेटलैंड की तरफ आना कम हुआ है, दूसरी दिशा में इनका जाना ज्यादा हुआ है, अफ्रीका की तरफ भी ये जा रहे हैं। तो इनके बारे में देखिए, साइबेरियन क्रेन मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं और उन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, साइबेरियन क्रेन जो है, इसका आयुसीएन स्टेटस जो है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्तप्राय है और यह ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो यह जानकारी भी सही है, दोनों बातें सही हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। फ्लेमिंगो अपने जीवंत गुलाबी पंखों के लिए जाने जाते हैं और लेसर फ्लेमिंगो की आयुसीएन स्थिति निकट संकटग्रस्त। अब ये देखिए, ये तो था हमारा कौन सा? साइबेरियन क्रेन। फ्लेमिंगो को देखिए, यह आपको अलग कलर का यह दिखाई दे रहा है ना, तो यह अलग कलर जो यह है फ्लेमिंगो का, गुलाबी पंख में है। ठीक है, तो अगर गुलाबी नहीं तो समझिए गुलाबी है। और ये उनकी अवस्थिति है कहां कहां पे ये किनारे आप देखें तो इस अफ्रीका महाद्वीप में किनारे दिखते हैं, इधर दक्षिण अमेरिका में किनारे किनारे काफी मात्रा में हैं, इधर इंडिया में भी देखें तो पश्चिम की तरफ मुख्य रूप से, और आगे एशिया में भी आप देखें तो दिखाई देते हैं। तो ये जो है
इनकी बारे में भी हर साल नवंबर में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख फ्लेमिंगो भोजन की तलाश में गुजरात की तरफ आते हैं, कच्छ की तरफ आते हैं और यहाँ पे भावनगर सहित कच्छ सहित अन्य कुछ स्थानों में महाराष्ट्र में मुंबई की तरफ आते हैं, यहाँ के वेटलैंड में अपना काफी समय बिताते हैं। और बात की जाए इनकी आयुसीएन की, तो यहाँ पर इनकी आयुसीएन की लिस्ट की बात करें तो लेसर फ्लेमिंगो नियर थ्रेटेंड में है। नियर थ्रेटेंड का मतलब क्या हो गया कि निकट संकटग्रस्त की स्थिति में है, तो ये जानकारी भी सही है। अब ग्रेट व्हाइट पेलिकन को देखिए, ग्रेट व्हाइट पेलिकन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे देखिए उनकी जो स्थिति है ठंड के महीनों में इनके आने की कहां कहां पे है वो दिखाई दी गई। भारत में उत्तर और पश्चिम की तरफ है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और हल्का सा यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में जो स्टेटमेंट है उसमें भी 2 बातें हैं। लुप्त प्राय के रूप में, तो लुप्त प्राय के रूप में तो ये दिखाई देता है लीस्ट कंसर्न में, लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखिए जो स्टेटमेंट है कि आंखों के चारों ओर विशिष्ट गुलाबी त्वचा, क्या सच में ऐसा है? आप देखिए इनके आंखों के चारों ओर कोई विशिष्ट गुलाबी त्वचा है, नहीं दिखती है। दरअसल फीमेल में नहीं है, मेल में है, तो एक में है और एक में नहीं है, तो ये बात स्पष्ट रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ें, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया है क्योंकि दोनों में नहीं है, फीमेल और मेल में से एक में है और एक में नहीं है, तो इसका मतलब ये तथ्य जो है पूरी तरह से सही नहीं था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 सही है, तो हम बोलेंगे ए हमारा सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में स्थित देवरायण दुर्गा पहाड़ियों में मकड़ी की एक नई प्रजाति तेनकाना जयमंगली की खोज की गई है। और दूसरा है कर्नाटक में देवरायण दुर्गा पहाड़ियों की विशेषता शुष्क पर्णपाती और मिश्रित पर्णपाती वनस्पति है। अब यहां पे देखिए पर्णपाती का मतलब क्या होता है, वे वनस्पतियां जो ठंड के समय में अपने पत्ते छोड़ देती हैं, तो उन्हें हम पर्णपाती में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी किस प्रकार की, शुष्क है और दूसरी मिश्रित है और कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये तथ्यात्मक जानकारी तो सही है, कर्नाटक में देवरायण दुर्गा में। और पहला देखिए कर्नाटक के तुमकुरु जिले में स्थित देवरायण दुर्गा पहाड़ियों में मकड़ी की, तो ये मकड़ी की जो प्रजाति है जंपिंग मकड़ी इसको बोलते हैं, तो ये वही है, इसकी खोज की गई है। अब बात की जाए तो देखिए अभी तो यह मुख्य बात जो कही गई है कर्नाटक में यह मिली है, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में पहले से भी थी। कर्नाटक के अलावा यह तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक में तो है ही, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन जगह पर भी पहले से देखी गई है। तो ये मकड़ी है, जंपिंग मकड़ी भी इसे कहा जाता है, तेनकाना मकड़ी। कभी पूछ ले तो संबंध आपको ये राज्य पता रहे और हालिया राज्य पता रहे। उसके अलावा यहां पर हमने देवरायण दुर्ग पहाड़ियों की जो बात कही कि शुष्क पर्णपाती और मिश्रित पर्णपाती वनस्पति, तो यह बात भी सही है। कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, कर्नाटक में। अब चलिए अगले अब इसका जवाब तो मिल चुका है, यहां पे क्या होगा, दोनों ही कथन सही है, तो क्या होगा, सी होगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखिए। जेड मोर सुरंग परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेड मोर सुरंग श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गगनगीर गांव को सोनमर्ग से जोड़ती है, जो सोनमर्ग तक सभी मौसम में पहुंच प्रदान करती है। तो ये कहां की बात हो रही है, ये कह रहा है श्रीनगर लेह जो राजमार्ग है वहां पर गगनगीर गांव और सोनमर्ग है, उनको आपस में जोड़ने का काम है। और यह जो जोड़ने का काम है ये सभी मौसम में पहुंच प्रदान करता है। क्यों यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जो स्थिति है, ये जहां पर यह सुरंग है, सुरंग परियोजना की बात हो रही है, ये 8,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। वहां पर 12 महीने तक कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां हिमस्खलन और बर्फ की समस्याएं आती रहती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में यह जो सुरंग परियोजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे लद्दाख से साल भर संपर्क बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से इसी वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। जरा एक बार देख लेते हैं जेड मोड है क्या। देखिए हमने जो बात की थी यहां पर गगनगीर और सोनमर्ग, तो यह वही क्षेत्र है जहां पे एक ये कंगन और ये यहां पे सोनमर्ग, ये उन्हीं क्षेत्रों के बीच का स्थिति है। तो सोनमर्ग है और दूसरा इस तरफ है। आप देखिए इसका, आप ये जो रास्ता है जेड मोड, ये देखिए जेड की तरह दिखाई देता है, एक जेड के आकार में बड़ा, इसीलिए जेड मोड इसको कहा गया है, टनल। अब ये पहला स्टेटमेंट सही है। फिर सभी मौसम में पहुंच क्यों प्रदान करता है, क्योंकि कई ऊंचाई पर है और इसीलिए बनाया गया है जिससे कनेक्टिविटी आसान हो सके लद्दाख के लिए।
और इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, इसको जरा और बेहतरीन तरीके से समझिए कि जो जेडमोर टनल है वो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और कनेक्टिविटी कहाँ के लिए प्रदान करेगा? लद्दाख के लिए प्रदान करेगा। लगभग 6.5 किलोमीटर है, एग्जैक्टली 6.4 6.5 कहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे मिल सकता है, लेकिन ये आपको पता रहे। और कंगन टाउन जो है उसे सोनमर्ग से जोड़ता है। अब ये तो मुख्य बातें थी, और उसमें भी जगह कौन सी है? गगनगीर विलेज है कंगन टाउन में, ठीक है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता रहे। एग्जैक्टली कौन सा राज्य है? तो दोनों कथन सही, तो जवाब तो मिल ही गया है, सी यहाँ पे 1 और 2 है। अब आगे बढ़ जाते हैं। रूपकुंड झील जो हाल ही में सिकुड़ने के कारण चर्चा में थी, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात? तो यहाँ पे देखिए, रूपकुंड झील जो है ये वह उत्तराखंड में देखी गई है, ठीक है ही देखी क्या गई है। लेकिन यह जो रूपकुंड झील है यह काफी चर्चा में अभी क्यों है? क्योंकि यह स्थिति इसकी सिकुड़ रही है। दरअसल ये एक हिम झील है। किस प्रकार की झील है? हिम झील है, जमी हुई झील रहती है बर्फ के रूप में, और इसकी जो स्थिति है वह काफी सिकुड़ती जा रही है, यानी कि छोटी होती जा रही है। और इस झील को कंकाल झील भी कहा जाता है, स्केलेटन झील भी, स्केलेटन लेक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक समय में कई सौ, सैकड़ों मानव के कंकाल मिले, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कई कंकाल मिलते हैं तो उस टाइम पर कई लोगों के द्वारा यह कहा गया हो सकता है कि जापान से कुछ सैनिक भारत में ब्रिटिश पर हमला करने के लिए आ रहे हों और रास्ते में हिमस्खलन की वजह से मर गए हों। और जब यह बात मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने लगी तो उस टाइम पे ब्रिटिशों के द्वारा जांच कराई गई और देखा गया क्या सच में ऐसा है। तो पता चला डीएनए टेस्ट वगैरह कराने पे कि वो जो कंकाल थे वो जापानियों के तो थे ही नहीं, और उस क्षेत्र के भी नहीं थे जिस क्षेत्र में वो कंकाल मिले थे, और भारत के दूर दराज अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो उसका समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन समय समझ में आया कि 12 से 1500 शताब्दी के बीच में कहीं कहीं पे सोर्सेस में 900 ईस्वी के आसपास की बात है। लेकिन बात यही है कि कई सौ साल पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं। फिर वहां पर एक यह भी बात सामने आई कि उनकी ज्यादातर लोगों की मौतें जो हुई हैं सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। फिर वहां पर कुछ लोगों ने बहुत अलग अलग तरह से यहाँ पर जानकारियां वहां के लोकल क्षेत्र में बातें सामने आती हैं, जिसमें से एक बात ये भी सामने आ रही थी, वहां पे आपस में ऐसे मान्यता है कि जो एक देवी थी उस क्षेत्र की, उनके ऊपर एक लोकगीत बना था, जिस लोकगीत में यह बात कही गई थी कि बाहर से आने वाले लोग जो हिमालय में आते हैं उनको देवी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो वहां पे आके कचड़ा करते हैं, गंदगा करते हैं हिमालय को। तो देवी उनसे नाराज हो जाती हैं और उनके ऊपर बर्फ गिर जाता है। तो लोगों ने कनेक्ट करके जोड़ा कि हो सकता है कि ओले गिरे हों। मतलब ये तो एक अलग बात है, मान्यता के आधार पर वो बातें थी जो मैंने बताई, लेकिन जो बातें देखी गई कंकाल के सर में ही चोट लगी हुई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जानकारी मिल गई कि रूपकुंड कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, चमोली में है, और मुख्य रूप से यह हिम वाला वो है, झील है। और बात की जाए तो यहाँ पे जो यह कह सकते हैं कि इसे स्केलेटन लेक कहा जाता है। बस इससे ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है, जहां पाल्क जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी से मिलता है। यह क्षेत्र संगम साहित्य में दर्शाए गए पलाई, जिसे रेगिस्तान या बंजर भूमि परिदृश्य प्रकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए, एक क्षेत्र यह है, दूसरा क्षेत्र ये है। पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में है कि नहीं, पहले यह समझना होगा, और यह भी जानना होगा क्या यह पाक जलडमरू मध्य और बंगाल की खाड़ी से मिलता है। अब देखिए, यहां पर है पॉइंट कैलिमेरे, ये पॉइंट देख रहे हैं भारत के नक्शे में, ये है किसमें? ये तमिलनाडु में, और नागपट्टिनम जिला यहीं पे है, नागपट्टिनम जिले में है ये। अब यहां पे देखें तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है, यहां पे पाक जल संधि है। तो अब देखिए, यह पाक जल संधि और यहां पे बंगाल की खाड़ी, इनके बीच में है, तो इनके बीच में यह पड़ता है। तो पहली बात जो है कि खाड़ी से मिलता है, बंगाल की खाड़ी और पाल जलडमरू मध्य दोनों से मिलता है, तो ये बात सही है। दूसरा है, यह क्षेत्र संगम साहित्य में दर्शाए गए पलाई, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान या बंजर भूमि परिदृश्य के प्रकार के अंतर्गत आता है। लेकिन जो पलाई का मतलब होता है वह वेटलैंड से होता है। इसका जो मतलब दिया है रेगिस्तान या बंजर भूमि वो नहीं है। संगम साहित्य में पलाई का मतलब है वेटलैंड। अगर यह बात रही होती यहां पे आर्द्र भूमि होता तो यह बात सही होती, लेकिन यह बात गलत है। तो कितना सही स्टेटमेंट? केवल एक
चलिए अब आगे देखते हैं। नीचे 4 राष्ट्रीय उद्यान सूचीबद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कितने उत्तराखंड में स्थित हैं ये बताना है। 1 है, 2 है, 3 है या सभी हैं। अब देखिए जिम कॉर्बेट और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये उत्तराखंड में है। अब ये देखिए जिम कॉर्बेट और यहाँ पे देखिए तो वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे नंदा देवी भी है, गंगोत्री भी है, गोविंद पशु विहार भी है, राजा जी भी है, ये सारे मिल जाते हैं, ये सब उत्तराखंड में है। लेकिन अब देखें काजीरंगा नहीं है। काजीरंगा कहाँ है? ठीक है, असम। रणथंभौर कहां पे है? राजस्थान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल 2 ही यहाँ पे जिम कॉर्बेट, 1 और 3, तो कितने हैं? केवल 2 यहाँ पे उत्तराखंड में इनमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। गैलाथिया खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह बंगाल की खाड़ी में लिटिल निकोबार द्वीप पर स्थित है। दूसरा है आईसीटीपी सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे प्रमुख केंद्रों के पास पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग पर स्थित है, जो इसके वैश्विक व्यापार महत्व को बढ़ाता है। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का जवाब आप प्रयास कीजिए एक बार कमेंट देकर बताने की कि क्या हो सकता है। बाकी जितने भी हमने सवाल किए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।